हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास 365। जो हम लोग सीटेट का ये सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर का, उसका ये आज का हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो उसको देख लीजिएगा। इसमें जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट का, उन सभी एग्ज़ाम का जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एसएसटी का, उन सभी को हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो हुआ था एग्ज़ाम जनवरी 2024 में, वहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एसएसटी का, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, और ये आपका आज का तीसरा वीडियो है, यानी कि हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब जाकर इसका प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा और आपके बाद उसका स्कोर को कमेंट कीजिएगा कितना आपको सही होता है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन से। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 34 है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर जो आपका हेक्टर पीटरसन है, ठीक है, इनका हत्या हुआ था। ठीक है, वो जो हत्या है वो किस घटना से ये जुड़ा हुआ है। हमारे सामने जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को हम लोग देख लेंगे। देखिए, जो पहला ऑप्शन है उसमें बोला गया है अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। दूसरा ऑप्शन है नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष। चौथा ऑप्शन है अल्जीरिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से पूछा गया है कि जो पीटर आपके थे, यानी जो पीटरसन थे आपके, हेक्टर पीटरसन, इनकी जो हत्या हुई थी वो किस घटना से जुड़ी हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ ये संघर्ष कर रहे थे, उसी में इनको पुलिस द्वारा लाठी से पीट कर इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बोला गया है पीटरसन की हत्या की घटना दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसमें बोला गया है रंग भेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए संविधान का निर्माण कर रंग भेद पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, पूछे क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका ने स्वतंत्रता प्राप्त कब की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1994 में। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें भी कुछ देखिए। इसमें क्या क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे लैंगिक समानता क्या होती है। इसमें होता है महिला और पुरुष दोनों की समान मतलब दर्जा देना समाज में, यानी दोनों को समान नज़र से समाज में देखना, इसी को बोलते हैं हम लोग लैंगिक समानता। यानी कि महिला और पुरुष को, यानी कि मेल और फीमेल को, दोनों को समाज में समान दर्जा या फिर समान नज़र से देखना। ठीक है, इसी को बोलते हैं लैंगिक समानता। तो इसमें बोला गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005। ठीक है, इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा इसको सही करता है, पुष्टि करता है। देखिए, हमारे सामने है, ऑप्शन को पहले पढ़ लेंगे हम। ऑप्शन है आपका, यह बेटियों को ब्याह के बाद भी पैतृक कुलनाम रखने का अधिकार देता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है यह है सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। चौथा है यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता के जमीन पर अधिकार मानता है। देखिए, तो इसके तहत जो आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 था, इसके तहत जो बोला गया था उसमें यह था कि यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ ली थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। इसमें बोला गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार, ठीक है, यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ठीक है, यही था इसमें। ठीक है, जो पूछेगा क्वेश्चन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत क्या था, तो आपको बताना होगा कि यह बेटियों को उसके पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन बोल रहा है इंडियंस सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन ऑर्डर टू मार्क, भारतीय डैश डैश के दिन को याद करने के लिए
गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे, वो क्यों मनाते हैं, किस दिन को याद करने के लिए मनाते हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, भारत के पहले आम चुनाव, दूसरा है भारत की स्वतंत्रता, तीसरा है संविधान के लागू होने, चौथा है आपका संविधान के लेखन पूरा होने पर। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे या फिर हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस, ये मनाते हैं हम लोग क्यों? तो उसी दिन हमारा जो क्या था, संविधान था, ये लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। देखिए, जो भारत का संविधान है, ये ज़्यादातर इसकी जो अनुच्छेद है वो भारत सरकार का जो कल अधिनियम था 1935, इसी से लिया गया है, यानी कि इसी पर क्या है, आधारित है। ठीक है, और इसको हम लोग बोला गया यहाँ पर कि 26 जनवरी 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तथा 1950 को भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसीलिए हम लोग मनाते हैं क्या चीज़, गणतंत्र दिवस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी तो क्वेश्चन ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा बड़ा रहेगा पढ़ने में। ठीक है, लेकिन उसका जो आंसर होगा वो बहुत ही सरल होता है। देखिए पढ़ते हैं क्या बोला जाता है। इसे बोला गया है राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। ठीक है, उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है। ठीक है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। ठीक है, उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? बोला गया है कि एक राम्या नाम की एक लड़की है, उसके जो मालिक है उसका मोबाइल चोरी हो गया है। उस मोबाइल के चोरी का आरोप उसे बनाया गया है जो कि झूठा है, लेकिन कोर्ट तो आपको क्या बोलेगा कि आप प्रूफ कीजिए, तो उसके पास वकील रखने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा राज्य है हमें वकील देता है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं सरकारी वकील। ठीक है, वो देता है। तो बोल रहा है कि हमारे कौन सा ये अनुच्छेद है जिसके तहत हमको वकील मिलेगा। देखिए, हम जानते हैं कि हमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसके तहत हम लोग आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, होता है। तो इसी में एक आर्टिकल है जो हमें राज्य सरकार के द्वारा वकील मिलता है। ठीक है, और वो आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 39 का ए। ठीक है, इसी के तहत राज्य सरकार हमें वकील देती है केस को लड़ने के लिए। ठीक है, देखिए इसके बाद थोड़ा जानते हैं क्या बोला गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था आपका आयरलैंड के संविधान से। पूछेगा DPSP जो है कहाँ से लिया गया था, तो बोलेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A में कहा गया है राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें फिर आपका अभिकथन और कारण है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं क्या है इसमें। बोला गया है ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे के सारे न्यायालयों को मान्य होते हैं, यानी कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ बोल दिया उस चीज़ को हाई कोर्ट को मानना ही मानना है। ठीक है, ये बात सही है। ठीक, फिर बोला गया है भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट जो बात बोल दिया वो बात को हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट को मानना ही मानना है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो हम इसको बोल सकते हैं बोथ A and R इज ट्रू, बट देखिए बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A और R दोनों सही है, तथा R जो है A का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है, तो आपको बताना होगा वो आपका एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। कैसी है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है भारत की व्यवस्था। ठीक है, फिर नेक्स्ट को देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। बोला गया है ऊपरी न्यायालय जो फैसला होते हैं वो नीचे के सारे न्यायालयों को मान्य होते हैं। ठीक है, जिसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे शीर्ष न्यायालय है। ये जो बोल दिया इसके बाद हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली। ठीक है,
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, इसमें भी आपके 3 कथन है। देखिए इसमें हमारा 3 कथन है और तीनों कथन को देखना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखते हैं। पहला पढ़ते कथन क्या बोल रहे हैं। पहला है, तावा मत्स्य संघ का गठन तावा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। देखिए एक तावा मत्स्य संघ है, ठीक है, इसका गठन जो तावा बांध के जो निर्माण था उसके खिलाफ हुआ था। पहला आपका कथन है। दूसरा कथन है आपका, तावा मत्स्य संघ, ठीक है, का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। ठीक है, फिर तीसरा है, तावा मत्स्य संघ, ठीक है, मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। यहाँ से आपको आया हुआ समझ में कि एक संघ है जिसका नाम है तावा मत्स्य संघ। ठीक है, ये संघ आपका मध्य प्रदेश का है, ठीक है, यानी कि एमपी का है। ठीक है, इसके बारे में कुछ कथन है, उसको बोलना है कि इसमें कौन कथन सही है। ठीक है, देखिए जो तावा मत्स्य संघ था, ठीक है, इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए। ठीक है, ये आपका सही है। फिर दूसरा है, तावा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करती है। ये भी सही है। जो तावा मत्स्य संघ था ये मछुआरों को कर्ज देने की व्यवस्था करती थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। और देखते हैं यहाँ पर कौन होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी एंड सी आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका सभी किसका है, सीटेट का है। आपको इसको पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए बोला है, जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए। ठीक है, कथन है उसको पढ़ना है, देखना है कौन सही है कौन गलत है। पहला कथन क्या है, संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल है। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है, जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी है। देखिए संथाली भाषा है उसके बारे में बोल रहा है कि उस भाषा का बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, बात सही है। और इसकी कुछ पत्रिकाएं भी इंटरनेट पर हमें देखने की मिलती है, आप सर्च कर लीजिएगा, इसके बारे में कुछ मिलेगा आपको, यही बात सही है। दूसरा क्या है, जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग है, बात सही है, क्योंकि जनजातीय भाषा है ये इससे बहुत अलग है। ठीक है, और संभवतः पुरानी भी है, लेकिन जो संस्कृत है ये इससे भी ज़्यादा क्या है, पुरानी है। ठीक है, यानी कि आपका दोनों ऑप्शन सही है। इसमें आपका हो जाएगा ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए बोल रहा है, वर्ष 2003 में, ठीक है, 92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली भाषा के साथ जोड़ दिया गया। देखिए हम जानते हैं कि भारत की 8वीं जो अनुसूची है, ठीक है, उसमें भाषा के बारे में बताया गया है। तो वर्ष 2003 में, ठीक है, वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन करके, ठीक है, कौन कौन भाषा को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बोडमास। ठीक है, इस 4 भाषा को जोड़ दिया गया था किसमें, 8वीं अनुसूची में, वर्ष 2003 में। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन करके। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है मैच द फॉलोइंग है, हिंदी में यहाँ पर है। देखिए पहले बोला गया है व्यवहारवाद, ठीक है, फिर है रचनावादी, फिर है बहु विषय उपागम, फिर है अंतर्विषयीय उपागम। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से मिलान करना है कौन सा ऑप्शन आपके सही है। देखिए ये आपका सीडीपी क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं क्या इसमें सबसे बड़ी बात है, व्यवहारवादी क्या होता है। देखिए इसमें आपका इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखिए जो आपका व्यवहारवादी है इसमें आपका हो जाएगा सीमित कौशल और तथ्यों का संचय। ठीक है, फिर बोला गया रचनावादी क्या है, इसमें हो जाएगा अधिगमकारिता केंद्रित और प्रासंगिक। ठीक है, फिर है बहु विषयक उपागम,
विषय हमेशा क्या रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फिर अंत विषय उपागम, इसमें बोला गया है समकालिक ज्ञान में सहायता करना। अब इसको देख लीजिएगा चारों को, इसमें क्या है, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या करता है। ठीक है, पूरा स्थल बोल रहा है, उसका सही व्याख्या करता है, यानी कि साइट। ठीक है, देखिए, वह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता है, वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तु का अवशेष मिले हैं, वह स्थान जहाँ अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। फिर है कि वह प्लेस जहाँ पर, वह स्थान जहाँ प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य का अवशेष मिलते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ पूरा स्थल, ये ऐसी चीज़ है, ऐसी, इसका मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ से हमें क्या मिलते हैं, अवशेष मिले हो, जैसे कि औजार, बर्तन, इमारतें का अवशेष मिले हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पूरा स्थल। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये सब क्या है, ये सब बोलते हैं पूरा स्थल, जहाँ से हमें क्या है, अवशेष मिला है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया है एक शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभव के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। एक शिक्षिका है अपने बच्चों के साथ अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके बारे में चर्चा करती है, तो बोल रहा है इनमें कौन सा शिक्षण रणनीति है जो सही होगा। ठीक है, देखिए, इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद हमें खुद पता चल जाएगा क्या सही हो सकता है। पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट बनाएंगे। दूसरा है अल्पसंख्यकों के रोजगार पर एनएसएस डाटा। ठीक है, तीसरा है एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार है। ठीक है, फिर है अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। देखिए, बच्चा को हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले तो उनको घुमा देंगे अल्पसंख्यक क्षेत्र में, फिर उनसे वो जो चीज़ देखेंगे उनको बोलेंगे कि आप इसको खुद करके देखिए, यानी कि उसको प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, कैसे प्रस्तुत करेंगे, वो करेंगे या तो फिर नाटक रूप में करेंगे, तो उनसे क्या होगा, उनको जल्दी बातों को समझ में आपकी आ जाएगी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि प्रस्तुतिकरण, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। ठीक है, जिसके बारे में बच्चे का अपने अनुभवों के बारे में चर्चा कर पाएंगे। तो आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। और ये हमारा जो सीरीज है, ये आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका चलेगा। डेली आप एक वीडियो आएगा। तो आप लोग अभी तक इसको नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।